नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोरोना महामारी चुनौती है, इससे निपटने का काम हो रहा है। सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है वो गरीबों के कल्याण के लिए है। सभी लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के इलाज पर जो रोक लगाई वो फैसला गलत था। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कोरोना महामारी संकट जारी है। अनलॉक की शुरुआत भी कल से हो गई। सभी धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। केशव जी, कल से धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है और जो सरकार के नियम हैं उस पर भी हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी को लेकर भी एक तरफ से बहुत बड़ी कल एक लड़ाई हुई कि केजरीवाल ने कहा कि जो भी बाहर के निवासी हैं उनका इलाज नहीं होगा, जो हमारे दिल्ली के निवासी हैं उनका इलाज होगा, केंद्र के हॉस्पिटलों में उनका इलाज होगा। देखिए, कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उसका तो वहाँ के उपराज्यपाल जी ने पूरा सब खंडन करके उस आदेश को निरस्त कर दिया है और यह फैसला स्वागत योग्य है। और कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई बीमार है तो उसका इलाज करने से किसी को इनकार करना चाहिए। तो मैं यह मानता हूँ कि दिल्ली के उपराज्यपाल जी का जो निर्देश हुआ है वह स्वागत करने योग्य है। कल से जो अनेक प्रकार की गतिविधियां अनलॉकडाउन 1 के दौरान शुरू हुई हैं और उसके बाद भी देखिए कुछ स्थानों पे ज़रूर जहां थोड़ा एक संतुलन नहीं बना के रखते हैं, अनुशासन नहीं बना के रखते हैं, लेकिन समाज में एक भाव जागृत हुआ है कि ये कोरोना है और कोरोना संक्रमण के समय हमें सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो बना करके रखना है, शारीरिक दूरी बना करके रखना है और स्वयं भी लोग पालन करना शुरू किए हैं। तो मैं यह समझता हूं कि जैसा देश और दुनिया की स्थिति दिखाई दे रही है, कोरोना से लड़ना भी है, विकास करते हुए आगे बढ़ना भी है। एक बस अंतिम सवाल है आपसे कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उस पर सवाल खड़ा किया है कि ये बता दिया जाए कि वो पैकेज उद्योगपतियों के लिए है कि जो प्रवासी मजदूर और श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए है। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी प्रदेश की बात कर लें। देश की सब बहुत बातें करते हैं और अगर उनको इतना भी पता नहीं है कि देश के गरीबों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, तो सवाल करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए। और देश के गरीबों में खुशी की लहर है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब दुखी हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों हो रही है चुनौती, लेकिन चुनौती से, आपदा से लड़ते हुए गरीब कल्याण के लिए जितना काम, मजदूर कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए जितना अच्छा काम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। उनका कहना है कि आपदा और महामारी के समय जिस तरह से भारी सरकार निपट रही है और कल्याण, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। चुनौती है लेकिन उससे निपटने का काम हो रहा है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच कड़वाहट अब दोस्ती में तब्दील होती दिखाई दे रही है। शिवपाल की समाजवादी पार्टी में वापसी का रास्ता बनता दिख रहा है। सपा ने एक ओर जहां शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ले ली, तो वहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। 2016 नवंबर में समाजवादी पार्टी में आपस में ही कलह मच गया और वो कलह 2017 में उसका असर दिखा जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव में काफ़ी पराजित होना पड़ा। उसके बाद मनमुटाव लगातार जारी रहा और शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ, उनके अपने वो बड़े भाई भी हैं शिवपाल यादव के साथ मिलकर जहां समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, 4 बार सत्ता में लाने का भी श्रेय उनको अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के साथ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद तल्खी बढ़ती गई और समय एक ऐसा आया कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी उतरे। उसका नुकसान भी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को हुआ। हालांकि सपा ने बसपा से गठबंधन करके भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को ये याचिका दी गई कि बसपा के जो संस्थापक शिवपाल यादव जसवंत नगर इटावा से विधायक हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।
कुछ दिन तक मामला जब पेंडिंग रहा, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई विधानसभा अध्यक्ष को कि शिवपाल यादव की याचिका वापस ली जा रही है और उनकी सदस्यता को समाप्त न किया जाए। ऐसे में अब शिवपाल यादव की सपा में वापसी की राह है वो आसान हो गई है। शिवपाल यादव ने भी कहा है कि गिलवे शिवके भूलने चाहिए और नए जोश के साथ समाजवादी पार्टी, यानी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत जल्द एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव ने विधानसभा सदस्यता को खत्म न किए जाने को लेकर अपने भतीजे अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया, उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर आज प्रसपा के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा कि बहुत जल्द सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर दिखाई देंगे। कल प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने एक पत्र लिखा था अखिलेश यादव जी को, जिसको लेकर अब काफ़ी लोगों में एक चर्चा आम हो गई है कि बहुत ही जल्द समाजवादियों का विलय होगा। हमारे साथ हैं दीपक जी, जो इस तमाम बातों पर आज हमें बताएंगे। सर, जो पत्र लिखा है, धन्यवाद दिया है सदस्यता को लेकर, उसको लेकर एक बात निकल के आ रही है कि शायद बहुत जल्द समाजवादी एक मंच पर दिखेंगे। आपको देखिए, शिवपाल सिंह जी ने सदैव यह कहा है और किया भी है कि सभी समाजवादी जो लोहिया में, गांधी में, जयप्रकाश में, चौधरी चरण सिंह में आस्था रखते हैं, जो पुराना जनता परिवार था जिसने अपदस्थ किया था कांग्रेस को, वो एक मन हो, एक मंच पर हो, ताकि विकल्प बने। आप हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास देखिए, आज़ादी के दौरान भी जब जब ये समाजवादी एक हुए हैं, इन्होंने विकल्प दिया है। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के दौर से शुरू करिए, जब नेहरू ने सभी समाजवादियों को एक किया था, सुभाष चंद्र बोस को किया था, बाद में लोहिया जयप्रकाश ने किया, तो समाजवादी एकता ही एकमात्र वह रास्ता है जिससे वर्तमान सरकार, भ्रष्ट सरकार का एक विकल्प तैयार होता है। और शिवपाल जी ने इस इतिहास को बार बार वो उन्होंने जार साहब के साथ काम किया है, जनेश्वर जी के शिष्य रहे हैं और नेताजी के संघर्षों के हमकदम रहे हैं। तो उनका जो मत है वह यह स्पष्ट है कि सभी समाजवादी एक हों। तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, बड़े निर्णय, बड़े काम होते हैं, उनमें विलंब लगता है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि दिक्कत आ रही है। जब उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क में आपने देखा कि देवगौड़ा जी से लेकर सारे समाजवादियों को एक मंच पे ला दिया था, तो आप उत्साहित रहें। यह दृश्य उत्तर प्रदेश की सियासत में जल्द ही प्रतिबिंबित होने वाला है। मतलब ये माना जाए कि बहुत जल्द दोनों जो चाचा और भतीजे हैं, जो काफ़ी दिनों से एक मंच पे लोग देखना चाहते भी थे, वो देखने को मिल सकता है। मैं व्यक्तिगत पारिवारिक टिप्पणी नहीं करता हूँ, न किया हूँ, न करूँगा, लेकिन इस बात को लेके आशान्वित हूँ कि जल्द ही सभी गांधी और लोहिया के लोग एक मंच पर होंगे। तो बहुत जल्द जो दृश्य पिछले कई सालों से लोग देखना चाहते थे वो देखने को मिलेगा। जैसा कि दीपक जी ने भी बताया कि समाजवादी अब एक मन से एक मंच पर सबको दिखाई देने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर MLB भट्ट की विदाई से पहले हो रहे फैसलों ने विवादों को जन्म दिया है। कार्य परिषद की बैठक में 2 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि प्रोफेसर आशीष वाखलू के मुताबिक जिस संस्था की शिकायत पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है वो फर्जी है। भ्रष्टाचार के बड़े मामलों पर भी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप केजीएमयू पर लगा है। करोड़ों के लैपटॉप घोटाले पर वर्षों बाद केजीएमयू की नींद टूटी है। केजीएमयू ने अपनी कार्य परिषद में 2 बड़े डॉक्टरों को बर्खास्त करने पर मुहर लगाई है। पीडियाट्रिक सर्जरी प्रोफेसर आशीष वाखलू पर केजीएमयू में कार्य करते हुए कंपनी बनाकर निजी व्यवसाय करने का आरोप था। सीपीएमएस का नोडल अफसर रहते हुए कंपनी को लाखों का लाभ पहुंचाया गया। डॉक्टर वाखलू पर एक कंपनी का निदेशक बनने के लगे आरोपों की जांच को अनुशासित समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
इसी बीच डॉक्टर वाखलू ने उस संस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिसकी शिकायत पर केजीएमयू ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संस्थाओं के पंजीकरण का जिम्मा यूपी चिट्स फंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार का है, लेकिन यहाँ पर संस्था से संबंधित अभिलेख मिले ही नहीं। कहा यह भी जा रहा है 2017 में केजीएमयू के कुछ डॉक्टर्स ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर बुलाकर एक सम्मान समारोह भी कराया था। क्या फर्जी संस्था के बुलावे पर यूपी के सीएम केजीएमयू आए थे? केजीएमयू के बर्खास्त डॉक्टर आशीष वाखलू के मुताबिक जेपी रावत कल्याण समिति के संबंध में मांगी गई आरटीआई के संबंध में जवाब दिया गया है। इस नाम की संस्था अभिलेखों में मौजूद ही नहीं है। 3 आरटीआई में संस्था को गैर रजिस्टर्ड बताया गया है। चौक थाने ने गलत पंजीकरण संख्या अपनी रिपोर्ट में लिखी है, साथ ही प्रमाण पत्र भी नहीं लगाया है। संस्था की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की गई है। फिलहाल केजीएमयू में भ्रष्टाचार के मामलों में की जा रही कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। केजीएमयू ने समूह गा की नियुक्ति घोटाले में कार्रवाई को भी आगे खिसका दिया है। केजीएमयू में वर्ष 2004-05 में समूह गा के तहत टेलीफोन ऑपरेटर, लिपिक, स्टोर कीपर, ड्राइवर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुई थी। मामले में तत्कालीन कमिश्नर द्वारा 2012 में दी गई रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर मनमानी की बात कही गई थी। केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर MLB भट्ट की विदाई से पहले किए गए फैसलों से विवाद भी बढ़ रहा है। केजीएमयू में भ्रष्टाचार के मामलों को लटकाने का ये पहला मामला नहीं है। फिलहाल 5 सालों के बाद लैपटॉप खरीद में FIR के निर्देश कार्य परिषद की बैठक में दिए गए हैं, लेकिन समूह गा में हुए भर्ती घोटाले को एक बार फिर से दबा लिया गया। लेकिन प्रोफेसर आशीष वाखलू का मामला जिस प्रकार से तूल पकड़ रहा है, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं केजीएमयू में कई डॉक्टर्स राजनीति का शिकार होकर भी बर्खास्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण का मामला अब न केवल प्रदेश तक सीमित है, बल्कि इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल अभ्यर्थियों को कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट मिला, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अब प्रदेश में राजनीति का कारण बना हुआ है। बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामला में विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इधर यूपी में विपक्ष पार्टियां भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार को पूरी तरह घेरने का काम कर रही हैं। वहीं आज भर्ती प्रक्रिया में शामिल गुलाब चंद शर्मा ने अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि बनकर आज सपा के युवा नेता राजवर्धन की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी से मुलाकात की, जहां उन्होंने शिक्षक भर्ती चयन में हो रही समस्याओं को एक पत्र के जरिए राष्ट्रीय प्रवक्ता के सामने रखा और निराकरण करने की मांग की। हालांकि राजेंद्र चौधरी ने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से आज हम लोगों ने मुलाकात की आरक्षण के संदर्भ में लेकर। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। हमारी मांगे थी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें MRC के आड़ में सरकार ने गलत तरीके से MRC के तहत उसको लागू किया है, जिसमें तकरीबन 15,000 OBC और SC छात्रों का नुकसान हुआ है। इसी के संदर्भ में हमने उनको अवगत कराया है कि इसकी समस्या का हम लोग निराकरण करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर अभ्यर्थी भी अब परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि सरकार से अब विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की जांच STF को सौंपी गई है। DGP मुख्यालय ने UP STF को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े हुए।
इसके लिए एसटीएफ के एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में टीम बनाई गई है। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। इसके लिए एसटीएफ की एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में टीम का गठन कर दिया गया है। मामले में डीजीपी मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े हुए थे, जिसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की 3 विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों की अपीलों पर आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ 5 सवालों को विवादित बताते हुए चर्चा की। इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि ये याचिका में है ही नहीं। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उधर याची व पक्षकारों के वकील डॉक्टर एलपी मिश्रा, जेएन माथुर, एचजीएस परिहार व अन्य ने अपीलों का विरोध किया और इसकी सुनवाई लायक होने के बिंदुओं पर आपत्ति की। साथ ही आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट में समय दिए जाने का भी अनुरोध किया। तो फिलहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब एसटीएफ जांच करेगी। अब देखना यह होगा कि एसटीएफ की जांच में कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी। ये मामला विवादों में आ गया था। इसमें परीक्षा से लेकर टॉपर तक पर सवाल उठे थे। तो फिलहाल देखना होगा कि एसटीएफ की जांच में कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फतेहपुर के किशनपुरा थाने के मणिपुर सेमरिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते असलहों से लैस हमलावर ने घर पर धावा बोलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फतेहपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे एक युवक को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पक्षों के बीच पुरानी खुन्नस में सोमवार शाम कहासुनी के बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके हाथ के पंजे को फाड़ कर निकल गई। खागा सर्किल सीओ मौके पर पहुंचे। एक आरोपी पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों को तलाश में पुलिस ने दबिश दी है। घायल को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। देर रात मौके पर पहुंचे एसपी प्रशांत वर्मा ने पुलिस को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। किशनपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर सेमरिया गांव निवासी चंद्रशेखर यादव का बेटा गोलू यादव, उम्र 22 वर्ष, सोमवार शाम घर से 100 मीटर दूरी पर खड़ा था। तभी गाँव का अम्बोल सिंह पहुँच गया। पुरानी रंजिश के चलते उनके बीच विवाद होने लगा। विवाद के दौरान ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। अम्बोल सिंह वापस घर चला गया। अस्पताल में भर्ती घायल गोलू ने बताया, कुछ देर बाद अम्बोल भाई अनिरुद्ध पिता सदाशिव समेत 6-7 लोगों के साथ असलहों से लैस होकर पहुंचे। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही फायरिंग करने लगे। किसी तरह जान बचाकर भागा, तभी उसके हाथ में गोली लगी। अम्बोल सिंह लाइसेंसी बंदूक लिए था। उसके साथ बाकी के साथ के लोग तमंचा लिए थे। आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई है। पक्षों के बीच विवाद काफी पुराना है। दोनों पक्ष गांव की एक बारात में शामिल होने कौशाम्बी जिले 4 माह पहले गए थे, जहां डीजे में डांस को लेकर अम्बोल और गोलू के चाचा अमरीश आपस में ही झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों की ओर से सैनी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। उसी खुन्नस में आए दिन हल्का फुल्का विवाद होता रहता था। अम्बोल और गोलू के भाई लाला के बीच रविवार को भी विवाद हुआ था। सीओ अंशुमान मिश्रा समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा है। एसओ पंधारी सरोज ने बताया, आरोपियों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 का विरोध शुरू हो गया है। बागपत कोतवाली में एकता कपूर के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। सोमवार देर शाम ये मुकदमा एक भाजपा नेता ने बागपत कोतवाली में दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर लेकर आधा दर्जन से ज्यादा धाराओं में मामला दर्ज किया है।
दरअसल एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 का अब पूरी तरह से विरोध शुरू हो गया है। बागपत कोतवाली में एकता कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक भाजपा नेता ने बागपत कोतवाली में दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर लेकर आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बागपत में भाजपा नेता पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय प्रजापति ने वेब सीरीज XXX2 की निर्माता एकता कपूर पुत्री जितेंद्र कुमार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एकता कपूर ने भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को अपमानित किया है। कहा गया है कि एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज XXX2 में सैनिकों की पत्नियों को दिखाया है कि वो किसी और के साथ संबंध बना रही हैं। जो दृश्य वीडियो में दिखाए गए हैं बहुत ही आपत्तिजनक है और ये हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा सकता है, जिसका विरोध भी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। FIR कराने वाले शख्स का कहना है कि XXX2 में ऐसे दृश्य भी हैं जहां अशोक की मूर्ति और ताज के प्रतीक वाले सैन्य पुरुषों की वर्दी फाड़ दी जाती है। ये हमारे सैन्य बलों और सैन्य कर्मियों का अपमान है जो सहन नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा जानबूझकर किए गए इस घृणित कार्य से देशभक्त लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे देश में लोक शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए एकता कपूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भाजपा नेता संजय प्रजापति की तहरीर पर बागपत कोतवाली में धारा 140, 294, 500, 502, 504, 505 व 66/67 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये है कि अभी हाल ही में उसने एक अपनी वेब सीरीज बनाई XXX के उससे, और उसमें हमारे देश के जो फौजी जो अपनी जान निछावर करने के लिए बॉर्डर पे हमेशा रहते हैं, उनके परिवार हर चीज़ को सहन करते हुए उनके घर उनका इंतज़ार करते हैं। उनकी पत्नियों के प्रति चरित्रहीनता दिखाई गई है, जो कि बहुत निंदनीय है और एक देश के जो फौजी हैं उनका मनोबल डाउन करने का एक षड्यंत्र है जो गलत है। और मैं इसकी घोर निंदा करते हुए मेरे जो मुझे खुद आहत हुआ तो मैंने उसकी जो है मुकदमा दर्ज कराया। कोरोना संक्रमण के चलते 16 मार्च से लखनऊ का चिड़ियाघर बंद है। अब लॉकडाउन की बंदिशें अनलॉक होने पर दर्शक फिर से जीव जंतुओं पक्षियों को करीब से देख सकेंगे। चिड़ियाघर के दरवाजे 9 जून यानी आज से दर्शकों के लिए खोल दिए गए। करीब 2.5 महीने बाद देश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मंदिर और मॉल खुलने के बाद अब बारी है चिड़ियाघर की। तो लखनऊ में आज से जू खुल गया है, लेकिन कोरोना के चलते चिड़ियाघर घूमने गए लोगों को उतनी छूट नहीं मिलेगी जितनी कि लॉकडाउन से पहले मिलती थी। अनलॉक 1 के तहत तमाम तरह की सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मॉल्स और मंदिर सोमवार से ही खुल चुके हैं। वहीं मंगलवार को इस क्रम में लखनऊ में चिड़ियाघर भी खोला जा रहा है। यहाँ प्रवेश के लिए टिकट ऑनलाइन लेना होगा। प्रशासन ने टिकट काउंटर अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक भीड़ को रोकने के लिए 3 पालियों में इसे खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। चिड़ियाघर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल के बच्चे व बुजुर्गों की एंट्री पर बैन रहेगा। जू प्रशासन के मुताबिक बाड़े के पास लगी रेलिंग को छूना प्रतिबंधित होगा। प्रशासन 3 पालियों में इसे खोलेगा। दर्शक किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री, गुटखा, पान, तंबाकू आदि अंदर नहीं ले जा सकते हैं। भीड़ ना हो इसके लिए फूड कोर्ट, कैंटीन, सोविनियर शॉप, प्रकृति शिक्षा केंद्र, मछली घर नहीं खोले जाएंगे और बाल रेल और बैटरी गाड़ी सेवा भी बंद रहेगी। एक पाली में केवल 500 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। चिड़ियाघर खुलने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी। अंदर भी हमने इसका 2 जगह हाथ धोने का भी इंतजाम किया है कि जगह हाथ धोने का भी यहाँ इंतजाम है, लोग अपना हाथ भी धोते रहें और अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रूप से बच्चों को महत्वपूर्ण, लेकिन उनकी सुरक्षा और महत्वपूर्ण है। जू देखने से ज़्यादा उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम और जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको भी यही हमने अनुमति किया है। जैसे कि कोविड-19 के जो नियम हैं, इस सारे नियमों का हम लोग पालन करते हैं और हमारे जू के कर्मचारी भी सुरक्षित रहें, हमारे वन्यजीव भी सुरक्षित रहें। सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जू घूमने से। तो आज से जू जरूर खुल गया है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आए हुए नए नियम और गाइडलाइंस का पालन करने की भी ज़रूरत है, जो हम सभी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
यूपी में नशे के सौदागरों ने बेहिसाब संपत्तियां खरीदी हैं। इन संपत्तियों पर ईडी की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। डीआरआई की रिपोर्ट पर लखनऊ के ईडी सेक्टर ने ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की हैं। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी ने शिकंजा कसा है। काले धन को सफेद करने के तार यूपी के अलावा कई राज्यों से जुड़े हैं। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच में तेजी आई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने तमाम बड़े नशे के सौदागरों का पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी को सौंपा है। ये वही सौदागर हैं जो डीआरआई के शिकंजे में हैं और 2019 में डीआरआई ने छापे मार करके इनके पास से मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी थी। लेकिन अब खुलासा ये भी हो रहा है कि यूपी समेत झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमाम अन्य राज्यों में इन नशे के सौदागरों ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां भी खरीदी हैं। ईडी ने फिलहाल 6 एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 25 नशे के सौदागरों के खिलाफ दर्ज की हैं और ईडी के अफसरों का कहना है कि जल्द ही कई राज्यों में छापेमारी भी शुरू की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ में भी इन नशे के सौदागरों ने बड़े पैमाने पर संपत्तियां बनाई हैं, जिसकी पूरी जानकारी ईडी के अफसरों के पास है। जल्द ही ईडी इन 25 नशे के सौदागरों के खिलाफ छापेमारी अभियान भी शुरू करने जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी के 25 जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने वाले मामले में नई कहानी सामने आई है। यूपी के गोंडा में असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई। वो बीएसए ऑफिस पहुंची और शपथ पत्र देकर बताया कि उसने तो आज तक नौकरी की ही नहीं है। उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। अनामिका के इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई और अधिकारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। अनामिका शुक्ला स्वयं उपस्थित हुई थी आज, जो गोंडा जिले की ही रहने वाली हैं और गोंडा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जो कि अन्य जनपदों में उनके नाम से और उनकी मार्कशीट का दुरुपयोग करते हुए नौकरी की जा रही कस्तूरबा गांधी में। तो आज जब उनको प्रकरण पता चला मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, तो वो आज स्वयं उपस्थित हुई प्रार्थना पत्र लेकर के कि ये मैं हूँ और मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स, मूल डॉक्यूमेंट्स है। और चूँकि हमारे पास एसपीओ ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आया था, उस डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलान किया तो उसमें कुछ डिफर पाया गया। जैसे फ़ोटो चेंज की गई है, साइन कुछ स्कैन किए गए हैं, बाकी नंबर और सब चीज़ें, रोल नंबर सब वही है। अब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्कैन किया गया वो। अब जैसा कि अभी अनामिका शुक्ला ने बताया कि जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ में उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट कहीं से मिली है और वहीं से उसका दुरुपयोग हुआ है। नहीं, न वो शिक्षिका है, न कभी वो शिक्षिका रही है। उसमें यही किया गया कि वो उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए और लिखित रूप में दिया कि मैं न कभी कहीं नौकरी की हूँ, न मैंने कभी या वर्तमान में न नौकरी कर रही हूँ। अतः जो भी मेरे नाम से कर रहा है तो वो निश्चित रूप से फर्जी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।